नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आईफोन बनाने की एक फैक्ट्री है जिसको ऑपरेट किया जाता है विस्ट्रोन कॉरपोरेशन के द्वारा। ये विस्ट्रोन क्या है? ये देखो एप्पल का सप्लायर है। इस प्रकार के 9 सप्लायर्स के साथ एप्पल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है। जैसे एक और फेमस सप्लायर है एप्पल का फॉक्सकॉन। इनका नाम आपने सुन रखा है। कब सुना था? आपको याद होगा जब हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में डिस्कस किया था, तब इनका नाम आया था। इस स्कीम के तहत बेनिफिशरीज के रूप में इनको चुना गया है फॉक्सकॉन विस्ट्रोन। देखो होता क्या है, मान लीजिए एप्पल ने काफ़ी रिसर्च करके आईफोन 12 का मॉडल डेवलप कर लिया, तो एप्पल क्या करेगा, एसेंशियल कंपोनेंट्स दे देगा विस्ट्रोन को या फिर फॉक्सकॉन को और बोलेगा कि आप आईफोन की फाइनल असेंबली करके हमें दे दीजिए, उस आईफोन को हम बेच देंगे। तो आपके मन में आया होगा एप्पल खुद ये काम क्यों नहीं करता? एप्पल को लगता होगा कि इतने सारे परमानेंट एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, ज़्यादा तामझाम होगा, इससे अच्छा हम ये काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, जबकि खुद फोकस करते हैं रिसर्च पे। इसलिए शायद एप्पल जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यानी फाइनल असेंबली का जो काम है, वो सप्लायर को दे देता है। और ये जो सप्लायर होते हैं जैसे विस्ट्रोन, फॉक्सकॉन, इनका ब्रांड नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एप्पल के लिए काम करते हैं, और भी मतलब आपको भी अगर कोई चिप बनवानी है, आपने डिजाइन तैयार करके रखा है, मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हो, तो आप इन कंपनीज के पास जा सकते हो, बोलो कि भाई ये आप हमें मैन्युफैक्चर करके दे दीजिए। तो ये काम होता है इनका। तो विस्ट्रोन सप्लायर चला रहा था आईफोन की फैक्ट्री कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर वायलेंस हुआ 12 दिसंबर को। शुरुआत में तो बोला गया वायलेंस में 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। काफी सारे जो मशीनें हैं उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन बाद में कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया नुकसान सिर्फ 20 से लेकर 50 करोड़ के बीच का है। और वायलेंस इसलिए हुआ क्योंकि उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स थी। देखो, इश्यूज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एक केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रीज इंडिया में तो अब आई हैं। चेन्नई में भी एक फैक्ट्री है फॉक्सकॉन की और विस्ट्रोन की कर्नाटक में है, लेकिन ये वैसे कंपनीज ताइवान की है विस्ट्रोन। ये काफी समय से चाइना में तो फैक्ट्री चला ही रही थी ना। वहां से क्या लेसन्स सीखने को मिलते हैं? देखो, पिछले काफी सालों में यूएसए, यूरोप की ये जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया है डेवलपिंग कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल चाइना में। चाइना की पर्टिकुलरली हम बात करें, क्योंकि चाइना में रिफॉर्म्स आए थे, ये 90s की हम बात कर रहे हैं। चाइना में रिफॉर्म्स आए थे। हालांकि देखो, चाइना में रिफॉर्म 1978 से स्टार्ट हो गए थे। इंडिया में 1990-91 में आए थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन एकदम से पीक पे आया 90s में, आप ये बोल सकते हो। तो उस समय बड़ी एमएनसीज को, फॉर एग्जांपल एप्पल को ये लगा कि मैन्युफैक्चरिंग को हम आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। इसका कई सारे रीजंस हैं। एक तो देखो, चाइना में चीप लेबर अवेलेबल थी, और ना सिर्फ लेबर चीप थी बल्कि सप्लाई भी काफी ज्यादा थी लेबर की। मतलब ऐसा नहीं कि लेबर को ढूंढने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, नहीं। स्किल्ड लोगों की कमी नहीं थी चाइना में, लेबर सस्ती थी। चाइना की सरकार काफी सारे इंसेंटिव दे रही थी। इसके साथ साथ चाइना में कंज्यूमर की मार्केट भी काफी बड़ी है। पॉपुलेशन चाइना की काफी ज्यादा है, अभी भी सबसे ज्यादा लोग चाइना में ही रहते हैं। और उसके बाद 2001 में इवन चाइना भी WTO का मेंबर बन गया। तो इन सब पॉइंट्स से उत्साहित होकर बड़ी एमएनसीज ने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की चाइना में। इसी वजह से चाइना आज के समय में आप कह सकते हो ग्लोबल हब है मैन्युफैक्चरिंग का। शुरुआत में तो चाइना के
साउदर्न कोस्ट पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो गई मेनलैंड चाइना में भी। इवन चाइना की लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स में जो ऑफिशियल्स थे उनकी प्रमोशन इस बात पर डिपेंड करती थी कि उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट इंश्योर की। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करते थे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत ना आए ये इंश्योर करने के लिए। लेकिन देखो, जैसे जैसे एप्पल का काम बढ़ा और फिक्स टाइमलाइन एप्पल ने रखी कि हम इतने समय में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, और जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है एप्पल का, आपको पता है डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये पूरा बर्डन आता है वर्कर्स पर। वर्कर्स को बड़ी बड़ी शिफ्ट में काम करना पड़ता है, हार्श कंडीशंस में काम करना पड़ता है, ब्रेक काफ़ी कम मिलता है, शिफ्ट लंबी लंबी, आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, और सुपरवाइजर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर आपको किया जा रहा है कि एक मिनट भी आप इधर से उधर नहीं जा सकते। सोशल सिक्योरिटी कोई भी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं है ये आगे आएगा भी। सैलरी भी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली इन फैक्ट्रीज में। 2010 में सुसाइड की घटना काफ़ी सामने आ रही थी चाइना की इन फैक्ट्रीज में। अभी फिलहाल हम एप्पल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आप जनरलाइज भी कर सकते हो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के लिए भी। लेकिन ये जो चाइना का एक्सपीरियंस है ये स्पेसिफिक एप्पल के संदर्भ में है और एप्पल के जो सप्लायर्स हैं उनके संदर्भ में है। तो देखो, जब सुसाइड्स की घटनाएं सामने आ रही थी तो एप्पल ने इनका संज्ञान लिया 2010 में। 2010 तक तो सिर्फ एक सप्लायर हुआ करता था एप्पल का, फॉक्सकॉन। लेकिन एप्पल को लगा कि एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड होना ठीक नहीं है और ये सप्लायर अपनी मनमानी भी कर रहा है, तो दूसरे सप्लायर्स के साथ भी एप्पल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसी का नतीजा है आज के समय में 9 सप्लायर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन है एप्पल के साथ। और देखो क्या किया गया, फॉक्सकॉन की फैक्ट्री जो कि चाइना में थी, उस बिल्डिंग में कूदकर, यानी बिल्डिंग से कूदकर जान देने वाले वर्कर्स की संख्या काफी थी। इस वजह से वायरिंग की गई, जैसे वायरिंग नहीं होती जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, दीवार पे ये वायरिंग की गई ताकि वर्कर्स तंग आकर फ्रस्ट्रेट होकर कूदे ना नीचे छत से। तो ये भी इंश्योर किया गया। इसके अलावा कौन सी अनियमितताएं सामने आई, इरेगुलरिटी सामने आई इन फैक्ट्रीज में। इवन देखो, वो स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करना चाहते थे उनसे भी काम करवाया गया वर्कर्स की तरह। इवन अभी भी ऐसी खबरें आती रहती हैं चाइना की फैक्ट्रीज से, उनसे एज ए वर्कर्स की तरह काम करवाया गया एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में बिना सैलरी के। और चूंकि लीगली वो वर्कर्स नहीं थे तो कोई ऑब्लिगेशंस भी नहीं थी कि कैसी राइट्स उनको देने जरूरी है या फिर सोशल प्रोटेक्शन देनी जरूरी है, नहीं, कुछ भी नहीं। और इवन ये सब चीजें लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा चाइना में एंकरेज की गई। क्यों? क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, लोकल गवर्नमेंट्स को इंसेंटिव मिलता है कि हाँ, इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, तो दिखाया जा सकता है कि देखो यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट है। इवन ये सप्लायर लोकल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। वैसे देखो, चाइना में लोकल गवर्नमेंट्स के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते नहीं, तो लोकल गवर्नमेंट्स इन फैक्ट्रीज पे डिपेंड करती हैं रिसोर्सेज के लिए। इसलिए अगर लेबर वायलेशन भी होते हैं इन फैक्ट्रीज में तो लोकल गवर्नमेंट्स ज्यादा बोलती नहीं हैं। तो ये तो हमने बात की चाइना के एक्सपीरियंस की। अब हम इस चाइना के एक्सपीरियंस से और कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में जो वायलेंस की घटना हुई आईफोन की फैक्ट्री में, इन दोनों से पॉइंट्स निकालते हैं जो कि आंसर्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है ये ग्लोबल साउथ में, फॉर एग्जांपल चाइना और इंडिया जैसे देशों में आउटसोर्स की जाती है बड़ी कंपनीज के द्वारा, ताकि इन देशों के द्वारा जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं या फिर चीप लेबर अवेलेबल है इनका फायदा उठाया जा सके। दूसरा पॉइंट देखो, काफी बार इन सप्लायर्स की फैक्ट्रीज में लेबर स्टैंडर्ड्स का वायलेशन होता है, लेबर प्रैक्टिसेस का वायलेशन होता है, लेकिन ये कंपनीज जो ये सप्लायर होती हैं ये आंख मूंद के बैठ जाती हैं इन वायलेशंस पर, यानी कुछ भी नहीं किया जाता इनके द्वारा। देखो, ये जो विस्ट्रॉन कंपनी के कॉम्प्लेक्स में वायलेंस की घटना सामने आई ना, इस घटना में एक बात ये सामने आई, वर्कर्स को पहले बोला गया था कि आपको एक महीने में 21,000 रुपये देंगे, लेकिन फाइनली 13,000 रुपये दिए गए थे। काम ज़्यादा करवाया गया था, 12 घंटे की शिफ्ट थी और ब्रेक टाइम काफ़ी कम था। एक्चुअली मैं आपको बताऊं होता क्या है,
अब एप्पल ने काम दे दिया विस्ट्रोन को कि आप हमारे लिए आईफोन की सप्लाई करके दीजिए। विस्ट्रोन ने अपनी फैक्ट्री मान लीजिए इस्टेब्लिश कर ली इंडिया में। तो अब इनको वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स कहां से लाएं? खुद वर्कर्स की रिक्रूटमेंट करना एक मुश्किल काम होता है। तो विस्ट्रोन कंपनी ने क्या किया, वर्कर्स सप्लाई करने वाली एजेंसीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऑलमोस्ट 6 से 7 वेंडर्स थे जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विस्ट्रोन ने कि आप हमें वर्कर ला के दीजिए। तो ये 6-7 जो वर्कर्स की एजेंसीज थी, वर्कर्स सप्लाई कर रही थी विस्ट्रोन कंपनी को। अब दिक्कत ये थी कि विस्ट्रोन को ये लगता कि हम ठीक ठाक वेजेस दे रहे हैं, लेकिन बीच में ये वर्कर्स की जो एजेंसीज थी ये वेजेस का अपना कमीशन ले लेते। मान लीजिए विस्ट्रोन को ये लग रहा कि 21,000 रुपए एक वर्कर को जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिए जा रहे 13,000। तो बीच में 6-7 हजार रुपए कमीशन खाया जा रहा इन वर्कर्स की एजेंसीज के द्वारा जो वर्कर सप्लाई कर रही थी विस्ट्रोन को। इस सिचुएशन में होता क्या है, वर्कर्स जब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उन्हें पता ही नहीं, अरे भाई हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हम एप्पल के लिए काम कर रहे हैं या विस्ट्रोन के लिए काम कर रहे हैं, या फिर जो एजेंसी हमें पकड़ के लाई हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जब देखो वर्कर्स को पता ही नहीं होता ना कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, तो वो शिकायत किसे करे बेचारा? मतलब वो किसको शिकायत करे? एप्पल को शिकायत करे, विस्ट्रोन को शिकायत करे, या फिर जो एजेंसी है उसको शिकायत करे? तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रस्ट्रेशन है ना वर्कर की, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी से निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि देखो जो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं, यानी वर्कर्स की एजेंसीज हैं, ये वर्कर प्रोवाइड कर रही हैं विस्ट्रोन को। तो ये विस्ट्रोन के तो परमानेंट एम्प्लॉय है नहीं, ना तो इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ देना पड़ता, यानी पीएफ वगैरह कुछ देना पड़ता विस्ट्रोन को। ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं अपनी मनमानी करती हैं, जब चाहे वर्कर्स को लगा दिया, जब चाहे वर्कर्स को हटा दिया, किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ मिला नहीं। इसके अलावा कोई ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं, और सैलरी भी दी जाती काफी कम। एक रिपोर्ट के अनुसार काफी बार ऐसा होता है कि जितना प्राइस दिया जाता है वर्कर्स को आईफोन के प्राइस का, वो 2% भी कम होता है। इवन सही बताऊं तो रिपोर्ट तो ये आई है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लेस देन 2% ऑफ आईफोन टोटल प्राइस। आईफोन का प्राइस अगर 1 लाख रुपए है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,000 भी नहीं है। ब्रांड बिल्डिंग में काफी पैसा खर्च किया जाता है एप्पल के द्वारा, मार्केटिंग में काफी पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी कम है, सिर्फ 2% ऑफ आईफोन प्राइस। और देख लीजिए वर्कर्स के वेजेस का कितने होंगे इसमें, बहुत ही कम। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये सब इरेगुलरिटीज होती हैं इन फैक्ट्रीज में, लेकिन जो लेबर आर्किटेक्चर है हमारे देश में वो अच्छा नहीं है। हाल ही में 4 नए लेबर कोड्स आए, तो वो आर्किटेक्चर पहले से ज़्यादा डाइल्यूट हुआ है। मतलब पॉइंट ये भी निकलता है, देखो एक तो इन फैक्ट्रीज में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, चाइना में भी आई और अब इंडिया में भी आ रही हैं। और ऑलरेडी हमारे देश में वीक आर्किटेक्चर है, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर से जुड़े अलग इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। तो उन इश्यूज के साथ ये नए इश्यूज जब जुड़ जाते हैं तो वर्कर्स के लिए कंडीशंस और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। तो यही कहा जाता है स्टेट की कैपेसिटी काफ़ी वीक है सुपरविजन में। वैसे तो स्टेट को सुपरवाइज करना चाहिए क्या कुछ गलत चल रहा है, लेकिन नहीं, स्टेट सुपरवाइज करता नहीं है। स्टेट को डर लगता है कि कहीं अगर ज़्यादा सुपरवाइज किया गया तो ये विस्ट्रोन वाले इंडिया को छोड़ के ना चला जाए, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया से चली ना जाए। तो इसलिए स्टेट के द्वारा ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो आंसर्स में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं इस इंसिडेंट का। देखो इम्पैक्ट तो काफ़ी दुखद है। मतलब सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कि इंडिया को एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया जाए इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, लेकिन जब ये घटनाएं होती है ना तो फिर ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ना तो ये कर्नाटक की इमेज के लिए अच्छा है, ना ही इंडिया की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इमेज के लिए अच्छा है। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब ये होता है तो चाइना जैसे देश फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं कि ये देखो हम तो पहले से कह रहे थे कि इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे मत इन्वेस्ट कीजिए। आर्टिकल्स छपते हैं उनके राइटर्स के कि देखो इंडिया में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। सरकार को ना अपने पीआर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ना पब्लिक रिलेशंस पे ध्यान नहीं देती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 26
नहीं 26 नहीं, वो अपना बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो उस समय पाकिस्तान का पीआर हमारे से अच्छा था, मतलब ग्लोबल मीडिया पाकिस्तान की बातों को मान रही थी, लेकिन हमारी सरकार का जो रवैया था वो इतना अच्छा नहीं था कि आप थोड़ा फैक्ट्स सामने रखो ग्लोबल मीडिया के, ताकि ग्लोबल मीडिया में आर्टिकल्स छपे कि हाँ इंडिया की बात जो है वो सही है। सरकार समझती नहीं है कि नैरेटिव्स की लड़ाई है, मतलब समझती तो होगी ऑफ कोर्स, लेकिन इतना कुछ करती नहीं है जितना करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इतने सारे करोड़ जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो सिंपल इस बात पे सब कुछ नहीं छोड़ सकती ना कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे टेंशन्स को कम कर सकती है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच। तो एक अच्छा एग्जाम्पल सरकार को सेट करना चाहिए। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हालांकि अच्छा काम किया है, कर्नाटक की सरकार ने काफ़ी सीरियस लिया है इस इंसिडेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सीरियस लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी समय स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि भैया आप इसे ठीक कीजिए, जल्द से जल्द इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, इन्वेस्टमेंट इससे प्रभावित हो सकती है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने काफ़ी जल्दी से इंक्वायरी की और इंक्वायरी में पता भी लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स तो कंपनीज की भी हैं, मतलब ये विस्ट्रॉन कंपनी की भी कुछ दिखते हैं, इसी वजह से वर्कर्स में गुस्सा था। 150 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया वायलेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एप्पल के ग्रोथ प्लान्स के लिए भी ये इंसिडेंट एक सेटबैक था, क्योंकि एप्पल और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता था इंडिया में, मतलब नहीं करेगा ये नहीं कह सकते हम, मतलब एक बार एप्पल को लगेगा कि हाँ कि ऐसी घटना हुई तो इंडिया में क्या इन्वेस्ट करना सेफ है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है सरकार कितना भरोसा दिला पाती है एप्पल को कि कोई दिक्कत नहीं है, ये इंसिडेंट सिर्फ इसे आप आइसोलेशन में लीजिए। तो इंडिया के मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव था उसके लिए भी ये सेटबैक था, तो सरकार को इनफ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं इस इंसिडेंट को आइसोलेशन में देखें। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि एप्पल ने भी देखो इस घटना के बाद एक बार बोल दिया कि हम विस्ट्रॉन से अभी आईफोन नहीं लेंगे जब तक कि जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं इस इंसिडेंट में उनको एड्रेस नहीं किया जाता विस्ट्रॉन के दौरान। ये एक अच्छी बात है। एप्पल ने यह भी कहा कि हम सभी सप्लायर्स को कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और मॉनिटर भी करेंगे क्या सभी लेबर स्टैंडर्ड्स और सेफगार्ड्स को इन सप्लायर्स की फैक्ट्रीज में फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। लेकिन देखो, जब तक आप वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करोगे अच्छे से कि जहां पर वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सके और जहां पे उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान भी हो, एक मैकेनिज्म नहीं इस्टेब्लिश होता सोशल डायलॉग का वर्कर्स के बीच और मैनेजमेंट के बीच, तब तक इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में आगे भी सामने आ सकती हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।